हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सेकंड लेक्चर पे हैं और आज बात करेंगे हम लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर। ठीक है। लर्निंग स्टाइल से पहले जनाब हमने पढ़ा है टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, एंड आई बिलीव सो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हुआ होगा। लर्निंग स्टाइल से पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी दो बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर या कोई भी इंडिविजुअल्स हैं तो उनके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, वो हमने अच्छी तरह से पढ़े। अब इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर हमारे सामने लर्निंग स्टाइल्स आते हैं। बेसिकली जितने भी लर्निंग स्टाइल्स हैं वो हमारे सेंसेस की वजह से ही होते हैं। ठीक है। दो तरह के लर्निंग स्टाइल्स हम दो तरह के मॉडल्स पढ़ते हैं लर्निंग स्टाइल्स में। एक होते हैं हमारे कोग्निटिव स्टाइल्स, कोग्निटिव लर्निंग स्टाइल होता है, और दूसरे को हम कॉमन लैंग्वेज में लर्निंग स्टाइल्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। बेसिकली ये दोनों हमारी सेंसेस की वजह से होते हैं। हमारी सेंसेस कितनी अडेप्टेबल हैं, हमारी सेंसेस जो हैं वो कितनी परसेप्टेबल हैं, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से लर्निंग स्टाइल्स जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले कोग्निटिव स्टाइल्स जो कोग्निटिव स्टाइल्स हैं इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे जो लर्नर्स होते हैं पहली तरह के, उनको इम्पल्सिव लर्नर्स कहा जाता है। ठीक है। ये जो है ये किसी भी चीज़ को, जो इम्पल्सिव लर्नर होते हैं ये किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बैक एंड पे ये उसके ऊपर कोई जो इम्पल्सिव लर्नर है ये बैक एंड पे कोई ज़्यादा काम नहीं करता। इसके पास सामने कोई क्वेश्चन आया है तो ये फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। उसके ऊपर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई जो कोग्निटिव लोड नहीं डालेगा ये। ठीक है। तो दूसरी तरह के जो हमारे जो कोग्निटिव स्टाइल के लर्नर्स होते हैं उनको हम एक रिफ्लेक्टिव लर्नर्स बोलते हैं। एक इम्पल्सिव लर्नर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। कोग्निटिव स्टाइल में एक इम्पल्सिव लर्नर्स हैं और दूसरी तरह के जो लर्नर्स होते हैं उनको हम रिफ्लेक्टिव लर्नर बोलते हैं। जो इम्पल्सिव लर्नर हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को क्विकली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके पीछे मैंने बताया कि वो अपनी जो कॉग्निशन है इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालते। जैसे ही उनके सामने कोई क्वेश्चन आया तो वो उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। जबकि जो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स हैं वो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर सोचेंगे। ठीक है। पूरा एक थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लगाएंगे और उसके बाद किसी एक आउटकम के ऊपर पहुंच के वो उसका रिस्पांस देंगे। और मज़े की बात है ये जो इम्पल्सिव और रिफ्लेक्टिव लर्नर की बात है इसके ऊपर कोई घंटों नहीं लगते, कोई मिनट नहीं लगते, बस चंद सेकंड लगते हैं। आपने किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने फौरी रिस्पॉन्ड कर दिया। आपने दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने कोई 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का वक्फा लिया। इतने ही अरसे के दौरान स्पीड ऑफ लाइट के साथ यहाँ मेमोरी ट्रैवल कर रही होती है हमारी। तो इतने ही अरसे के दौरान, इतने पीरियड के दौरान उसने क्या किया है, उस क्वेश्चन का एक लॉजिकल या एक कॉन्क्रीट एक आंसर सोचा है और वो रिस्पॉन्ड किया है। तो इस तरह के जो लर्नर हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लर्नर। तो कोग्निटिव स्टाइल के जो लर्नर हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इम्पल्सिव लर्नर और एक रिफ्लेक्टिव लर्नर। ये आप लोगों ने याद रखना है। रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि वो अपनी जो कॉग्निशन है, जो भी उनके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आई है उसको वो सोचते हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर। दूसरी तरह के जो लर्नर हैं वो इम्पल्सिव हो गए। अब हम दूसरा मॉडल पढ़ेंगे जिसको नील फ्लेमिंग ने डेवलप किया था। इसको हम बोलते हैं वैक मॉडल। ठीक है। एक तो कोग्निटिव स्टाइल का मॉडल है, कोग्निटिव मॉडल लर्निंग स्टाइल का, और दूसरा है लर्निंग स्टाइल का वैक मॉडल। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बता दिया कि लर्निंग स्टाइल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो लर्नर है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से ऑब्जर्व करता है या जो वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है लर्निंग स्टाइल। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मॉडल ये भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई लर्नर हाई लर्नर है, मॉडरेट लर्नर है या स्लो लर्नर है। ठीक है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका जो इम्पल्सिव लर्नर है वो और रिफ्लेक्टिव लर्नर ये भी उसी तरह की कॉग्निटिव स्टाइल के अंदर शामिल होते हैं। अब वैक मॉडल में क्या है? वैक मॉडल में वी से मुराद होता है विजुअल। यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो विजुअल लर्नर्स
और ए से मुराद ऑडिटरी लर्नर, आर से मुराद रीड राइट लर्नर और के से मुराद किनेस्थेटिक लर्नर। एक्चुअली मैंने कल भी बताया था कि हमारी जो सेंसेस होती हैं दे आर बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज। गिर ना जाए। हमारे जो सेंसेस हैं दे आर द मोस्ट फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज। हमारे सेंसेस ही हमें नॉलेज पहुंचाते हैं। तो उन सेंसेस से हमारे पास जो नॉलेज आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसको आगे फिर लर्नर जो है या इंडिविजुअल अपने दिमाग में से गुजारता है एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए। और उस प्रोसेस में हमें सबसे बड़ी थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो जीन पियाजे की मिलती है, जिसे वो कहता है कि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन का बच्चा या इंडिविजुअल अपने दिमाग के अंदर एक स्कीमा डेवलप करता है। जब वो उस तरह की किसी दूसरी चीज़ को देखता है तो उसका स्कीमा डिस्टर्ब हो जाता है। उस स्कीमा को डिस्टर्ब होने की वजह से वो डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में, सिचुएशन में चला जाता है। तो उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने स्कीमा को दोबारा एडजस्ट करता है और एडजस्ट करने के बाद वो फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट पे चला जाता है। तो इसी सारे प्रोसेस को लर्निंग कहा जाता है। तो ये एक मॉडल था, ये बेसिक सोर्स। इस उसमें मॉडल में भी हमारे सेंसेस ही हैं। हमारी आंखों ने ही हमें किसी एक कैट की, एक प्लांट की या एक टेबल की तस्वीर दिखाई और हमने उसका स्कीमा डेवलप किया। सो सब द मोस्ट फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो हमारी विजुअल है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जनाब जी, विजुअल लर्नर्स कौन से हैं? विजुअल लर्नर्स की अगर विजुअल से मुराद है जनाब जी देखना, ठीक है। विजुअल से मुराद क्या है? देखना। यानी कि ऐसे लर्नर्स है जो सीइंग पे या ऑब्जर्वेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, या जो देखने में, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, तेज़ होते हैं और यहाँ से वो सीखते हैं, ठीक है। जस्ट चल रही है, ओके। बहुत सारे हमारे लर्नर्स जो क्या करते हैं, वो देख के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। इसी तरह इसमें यहाँ पे ना एक फिगर है, आप लोगों ने याद रखना है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, किसी एक क्लास, मैंने बताया था हमारी जो क्लासरूम होती है, हमारी क्लासरूम डाइवर्स होती है। क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब सब के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब के बीच में। तो अगर आप मान लें कि क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, तो कहा जाता है कि उसमें से जो 65% बच्चे हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। ये फिगर भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। विजुअल लर्निंग का एक बारी मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इसको पढ़ देता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। विजुअल लर्निंग स्टाइल इज़ एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू सीइंग, मतलब देख के आप चीज़ों को सीखते हैं। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस आते हैं। अब हम तो चूँकि बड़े हो चुके हैं, हम तो मैच्योर हो चुके हैं, हमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को देख के सीखना। हमें तो मतलब हमने किसी चीज़ को देखा है, हमारा फौरी हमारे दिमाग में एक स्कीमा डेवलप हो गया, लेकिन एक बच्चा जो है वो स्कीमा डेवलप करने में भी स्ट्रगल करेगा। अगर उसने पहली दफ़ा किसी चीज़ का स्कीमा बनाया, मैंने कल भी एग्जाम्पल दी थी कि अगर उसने बिल्ली का स्कीमा अपने दिमाग में डेवलप कर लिया है, तो दूसरी दफ़ा जब वो कुत्ते को देखेगा तो वो उस कुत्ते को बिल्ली ही कहेगा। हालांकि हुआ क्या है कि कुत्ता अलग चीज़ है, बिल्ली अलग चीज़ है, लेकिन उसके जो इन्फॉर्मेशन उसको गाइड कर, जो उसके सेंसेस गाइड कर रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि इसकी भी 4 टांगें हैं, इसकी भी 4 टांगें हैं, इसके भी खदोखाल वही है, इसके भी खदोखाल वही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बार बार देखने के थ्रू, वो बच्चा क्या करता है, उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को डेवलप करता है और फिर अपने स्कीमा को एडजस्ट करता है। तो विजुअल लर्निंग के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है। विजुअल लर्निंग में हमारी आँखें जो हैं, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, वो हमें इंफॉर्मेशन तो देता है। हम तो एज मेच्योर इंडिविजुअल्स या एडोलेसेंट होने या अडल्ट होने के नाते हमारा तो स्कीमा फौरी डेवलप हो जाता है, फौरी रिस्पॉन्ड कर लेता है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी चीज़ मुश्किल होती है। तो हमने ये भी याद रखना है। पीपल विद दिस लर्निंग स्टाइल प्रेफर यूजिंग इमेजेस, डायग्राम, चार्ट्स एंड अदर विजुअल एड्स टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। अब इनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? इनके लिए इनके जो सेंसेस हैं वो चीज़ों को, इमेजेस को, डायग्राम्स को, चार्ट्स को और जो बाकी विजुअल एड्स हैं, विजुअल एड्स का मतलब क्लासरूम के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसके रिलेटेड जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, जो खाके हैं, जो मॉडल्स हमारे सामने पड़े होते हैं, बच्चा उनको देख के ज़्यादा मतलब एक फील्ड ऑन एक्सपीरियंस हासिल करता है और उनसे सीखता है।
अच्छा जी, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। दे ऑफन क्रिएट मेंटल पिक्चर्स टू रिटेन नॉलेज। अगेन ये जो लाइन है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। दे ऑफन क्रिएट मेंटल पिक्चर्स टू रिटेन नॉलेज। अब ये जो मेंटल पिक्चर्स हैं, इन मेंटल पिक्चर्स का वही नाम है स्कीमा। इन मेंटल पिक्चर्स को स्कीमा कहा जाता है। ये जो मेंटल पिक्चर का वर्ड है ना, ये एल्बर्ट बंडूरा ने इस्तेमाल किया था। एल्बर्ट बंडूरा, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका आगे एक टर्म आती है स्पाइरल करिकुलम, एक थ्योरी है इनकी स्पाइरल करिकुलम। इन्होंने एक स्पाइरल करिकुलम की और कॉग्निटिव लर्निंग की थ्योरी भी इन्होंने दी हुई है। इनकी भी थ्योरी है कॉग्निटिव लर्निंग की। तो इन्होंने ये जो मेंटल पिक्चर्स की टर्म इस्तेमाल की थी, और इनसे पहले जो जीन पियाजे है वो स्कीमा का वर्ड यूज़ कर चुका था। तो बेसिकली दे आर बोथ सेम थिंग, कि जो देखा उसकी अपने दिमाग के अंदर एक तस्वीर बना ली, एक शक्ल बना ली, उसको मेंटल पिक्चर कह लें या उसको स्कीमा कह लें। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इसमें हमारा सेंसरी मोड कौन सा है, मतलब सेंसरी मोड हमारी आंखें हैं और हम देखने के ज़रिए और ऑब्ज़र्व करने के ज़रिए चीज़ों को सीखते हैं। टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, डायाग्राम, सिंबल, चार्ट्स एंड मैप्स, ये इस्तेमाल होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, वो पेपर में पूछ सकता है। अच्छा जी, क्लासरूम टिप क्या है, वो कहता है कि आप अपने क्लासरूम में कलर कोडिंग वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करें, ताकि आपकी क्लास के अंदर जो विजुअल लर्नर्स हैं वो उनसे एक्टिव रह सकें। अब मैंने आपको बताया ना कि क्लासरूम की जो साइंटिफिक या जो साइकोलॉजिकल जो स्टैटिस्टिक्स है, उसके मुताबिक आपकी क्लासरूम के अंदर तकरीबन 65% बच्चे जो हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं। यहाँ पे एक और बात याद रखना है, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं ना, 5 सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस हैं, इनको 5 सेंसेस को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 सेंसेस को गेटवे ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गेटवे ऑफ नॉलेज यानी कि दरवाज़ा हैं ये, इल्म का दरवाज़ा है हमारी सेंसेस। ये याद रखना, ये एक टर्म पूछी जाती है। गेटवे ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड, व्हाट आर कॉल्ड गेटवे ऑफ नॉलेज, तो नीचे जो ऑप्शन होगा वो सेंसेस का होगा। अब यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये कहा जाता है कि हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जितना भी हम नॉलेज करते हैं, उसमें से 75% जो नॉलेज है वो हमारा थ्रू ऑब्जर्वेशन आता है, थ्रू सीइंग आता है। ऑब्जर्वेशन से मुराद सीइंग, देखने से आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि हम कितने % नॉलेज जो है वो अपनी आँखों के ज़रिए, आँखों, आई का जो हमारा ऑर्गन है, इसके ज़रिए गेन करते हैं। तो इट इज़ सेड, इट साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि 75% ऑफ आवर नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये फिगर बताया है आप लोगों को, आपने याद रखना है। तो ये हमारा विजुअल लर्नर का क्लियर हो गया। दूसरी तरह के जो हमारे लर्नर्स हैं वो हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी का वर्ड निकला है, ऑडिटरी का वर्ड निकला है, यूज़ किया जाता है हीयरिंग के लिए। ऑडिटरी का वर्ड यूज़ किया जाता है हीयरिंग के लिए, और इसमें हमारा कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल होता है, हमारा कान जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सुनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने ऑडियो बुक्स देखी होंगी। ऑडियो बुक्स का कॉन्सेप्ट आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जो मतलब ट्रेंड कर रहा है। ऑडियो बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ऑडियो बुक्स में क्या होता है कि हम किसी भी जो मीडिया प्लेयर है उसको यूज़ करके, जिसमें हमें सिर्फ चीज़ों की टेक्स्ट रीडिंग जो है वो सुनाई दे। देखिए, एक टीचिंग मेथड है टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग में क्या होता है, टेक्स्ट बुक रीडिंग में एक बच्चा जो है वो खड़ा होकर पढ़ रहा होता है, बाकी सारे बच्चे टेक्स्ट को ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं और उसको लिसन भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 सेंसेस इस्तेमाल हो रही हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो चीज़ों को याद करने में वो ऊंचा ऊंचा पढ़ के ख़ुद को सुना रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ एक्चुअली दे आर डूइंग कि वो अपने जो ऑडिटरी लर्नर, जो अपने ऑडिटरी ऑर्गन्स हैं, उनसे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टेटिस्टिक्स है, तकरीबन 30%, मैंने बताया विजुअल लर्नर जो हैं वो 75%, और इसी तरह जो हमारे ऑडिटरी लर्नर्स हैं, ये तकरीबन 30% जो हमारी लर्निंग्स है, ये हम अपने इस ऑर्गन से, आँखों, कान के ज़रिए से हम ये एक्वायर करते हैं। इतना नॉलेज हम एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो अगला मॉडल है हमारा
लर्निंग, ये इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दी ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स सिम्बलाइज्ड बाय एन ईयर involves learning through listening. Individuals who are auditory learners benefit from lectures, discussions and listening to recordings. ठीक है, listening to recordings आपने बहुत दफ़ा देखा होना है कि बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डिस्कशन जब कर रहे होते हैं तो उनके सामने ना तो कोई टेक्स्ट बुक होती है, वो खुद से ही अपने अपने वर्ड्स को, अपने अपने ख्यालात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो हमारा जो ऑडिटरी ऑर्गन है या जो हमारे कान है वो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। दे ऑफन रिमेंबर इन्फॉर्मेशन बाय हियरिंग इट एंड मे फाइंड इट हेल्पफुल टू रीड टेक्स्ट अलाउड। आजकल आपने देखा होगा, अगर आप मैगज़ीन पढ़ते हैं या आप अखबार पढ़ते हैं तो आजकल तो अखबारात वो जो न्यूज़पेपर वाले थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब जो पेपर वाले थे। अब जो है वो ई पेपर्स चल रहे हैं। ई पेपर्स में अगर आप आज भी डॉन के ऊपर, अल जज़ीरा के ऊपर या टाइम्स के ऊपर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं तो जो भी आर्टिकल उन्होंने दिया होगा या जो भी न्यूज़ उसने छापी होगी उसके ऊपर उन्होंने ऑडियो जो स्पीक अलाउड, रीड अलाउड का एक ऑप्शन दिया होता है, रीड अलाउड। यानी कि आप उस आर्टिकल को वो खुद से रीड करेगा, जो भी उन्होंने कंप्यूटर के पीछे आवाज़ लगाई हुई वो उसको रीड करेगा और आपको सुनेंगे। इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा है। आप देखें, अगर आप खुद से एक पेज पढ़ रहे हों तो आपको एक पेज पढ़ने में 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होगा, कुछ लोगों को 15 से 14, 15 से 20 मिनट भी लगते हैं एक पेज को पढ़ने में। और अगर एक पेज को आजकल मेमोराइज़ करना हो तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं पूरे एक पेज को याद करने में। लेकिन अगर आप रीड अलाउड का वर्ड, रीड अलाउड मतलब आप उसको पढ़ें भी, खुद से ऑब्ज़र्व करते जाएं और रीड अलाउड का ऑप्शन करें तो वो जो जब पीसी पढ़ेगा तो वो उसको एक पेज को 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर ख़त्म कर देगा पूरे एक पेज को। तो आपका उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होता है और आपकी जो अटेंशन है, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी महफूज रहता है, वो भी बढ़ता है और आप इधर उधर आपके ख्यालात नहीं जाते। तो ऑडिटरी लर्निंग का भी हमारी लर्निंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एक्सपीरियंस करके देख लें, आप कोई भी बुक लें या आप कोई भी आर्टिकल लें, उसका प्रिंट आउट अपने सामने रख लें और ऑडियो उसकी जो है, आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रीड अलाउड का ऑप्शन आ चुका है। तो टेक्स्ट को रीड करने के लिए या पीडीएफ जो है उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। पीडीएफ रीडर हैं, जैसे एडोब एक्रोबैट का पीडीएफ रीडर है, वो आपको रीड अलाउड का स्पीकर का बटन देता है। तो वहाँ से उसको लगाएं, हैंड्स फ्री अपने लगाएं, तो आप साथ साथ उसको पढ़ें भी और आप साथ जैसे जैसे वो उसको पढ़ेगा आप उसको साथ सुनते भी जाएँ और अपनी बुक से देखते भी जाएँ। आप बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से निकाल लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, तो आपका जो घंटों का टाइम है वो मिनटों तक आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पढ़ने में दिक्कत रहती है, हमेशा पढ़ने में वो मुश्किल पेश आती है। मतलब सारा दिन लगे रहेंगे, 5 से 7 पेज हार्डली पढ़ेंगे और सिलेबस में पूरी बुक होती है। तो उस पूरी बुक को ख़त्म करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऑडियो लर्निंग की तरफ आएँ, शिफ्ट हो। या ऐसे बचपन में ही आपने देखा होगा कि क्लासरूम के अंदर जब भी टीचर एक बारी सबक पढ़ाता है, फिर वो बच्चों को कहता है कि एक बार तुम पढ़ो, फिर दूसरी बार दूसरा बच्चा पढ़ता है, तीसरा, और तो 10-15 बच्चों से वो रीडिंग करवाता है। और रीडिंग करवाते करवाते जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ सुनने से ही याद हो चुकी होती हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेंसरी मोड इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग है जनाब जी। टूल्स क्या हैं? डिस्कशन, पॉडकास्ट और वर्बल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब बोल के बता देते हैं टीचर्स। क्लासरूम में ये क्या है, इसलिए क्या क्लासरूम टिप क्या है कि टीचिंग के अंदर इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। वो कह रहा है कि जो अगर आप टीचर हैं तो आपको डिबेट्स और ओरल समरीज़ या इस तरह की वर्बल इंस्ट्रक्शन जो हैं इनको इनकरेज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जी रीड एंड राइट लर्नर है। रीड राइट लर्नर ऐसे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे सबक याद करते हैं, उसको वो ज़बानी अपने आप को सुना रहे होते हैं, अपने आप को पढ़ रहे होते हैं, या सबक को बार बार पढ़ी जा रहे हैं। इसको ड्रिल मेथड भी बोलते हैं। या वो सबक को पढ़ते हैं, खुद लिखते हैं और ख़ुद ही चेक करते हैं। इसको हम रीड राइट लर्नर भी बोलते हैं। ये लर्नर की एक टाइप है, वैक मॉडल के अंदर आती है। और वैक मॉडल किसने दिया था, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। ये नील फ्लेमिंग का वैक मॉडल है। ये थ्योरीज़ का अक्सर पूछ लेता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। तो नील फ्लेमिंग ने 1987 में वैक मॉडल दिया था। इसने कहा था कि 4 तरह के लर्नर्स होते हैं, एक विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, रीड राइट लर्नर्स। अच्छा, रीड राइट लर्नर्स का हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रीड राइट लर्निंग स्टाइल डिपिक्टेड बाय हैंड राइटिंग इज़ अबाउट लर्निंग थ्रू रिटन लैंग्वेज। आपने जो भी सीखा आप उसको लिख लेते हैं। इससे क्या है, इससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, ना सिर्फ आपने जो
देखो रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब किसी चीज़ को लिख लेते हैं याद करके, तो आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन वो भी बढ़ता है, और आपका जो रिटेंशन लेवल है ना वो भी बढ़ता है। रिटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिटेंशन लेवल का मतलब ये है कि आप किसी एक इन्फॉर्मेशन को कितनी देर तक अपने दिमाग के अंदर रिटेन रख पाते हैं। इसको साइकोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर रिटेंशन लेवल कहा जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे सबक याद करके उसको लिखते हैं, उनको वो चीज़ देर तक याद रहती है, उनका रिटेंशन लेवल 6 मंथ तक चला जाता है। और फिर जब वो फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर जाते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती जितनी कि नई दफ़ा सबक याद करने वाले बच्चे को आती है। तो रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप इसको आम मानों में हम रट्टा भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो आपकी कह लें अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज के अंदर या चाइल्डहुड की स्टेज के अंदर एडोलेसेंस में जाने से पहले आप अपनी मेमोरी को बढ़ाने का एक ही तरीका है, मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन करें। और रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ों को रट्टा लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रट्टा लगाना कोई बुरी आदत नहीं है, ये एक टेक्निक है लर्निंग की। लेकिन होता ये है कि हमारे रिटेंशन, हम रट्टा तो लगा लेते हैं, उसके बाद हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो चीज़ अपने दिमाग में बिठाई है, आप उसको बेशक आंखें बंद करके अपने को सुनाइए, अपने आप को सुनाइए, या उसको लिख के देखिए। इसको कहा जाता है रिप्रोड्यूस करना। जब आप किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है, आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो काम करता है, आपकी थिंकिंग के अंदर क्रिएटिविटी आती है। तो अगर हम ये नहीं करते, हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं, सुनते हैं और अगले दिन जाके सुना देते हैं, तो या हम सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहते हैं कि हमने जो लाइन एज इट इज़ याद करी है ऐसे ही ये आप हमने लिख देनी है या सुना देनी, इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहते। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है आपने जो लिखा, आपने जो पढ़ा, आपने जो याद किया, उसको अपने वर्ड्स के अंदर दोबारा रिप्रोड्यूस करना। और ये भी तभी मुमकिन है जब आपने किसी चीज़ को मेमोराइज़ किया होगा। तो ऐसे लर्नर्स को रीड राइट लर्नर्स कहा जाता है। These learners prefer to interact with text, taking notes, reading books and writing summaries, ठीक है। They find that the act of writing and reading helps them to process and internalize information. Internalize information, देखिए एक मैं बात अक्सर करता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, जब तक आप उस काम को अपने अंदर इंटरनलाइज नहीं कर लेते तब तक आप उसमें स्किल्ड नहीं होते। इंटरनलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, भले आप टाइपिंग कर रहे हैं, भले आप सबक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, वो आपके खून में आना चाहिए। मैं इस चीज़ को इंटरनलाइज कहता हूँ। हालांकि इंटरनलाइज इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लें। मैं कहता हूँ कि आप दिमाग में नहीं, आप अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर उस चीज़ को इंटरनलाइज करें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। तो खैर ये ऐसे बचपन पे तो हमारी जो मेमोरी होती है ना, बच्चों की मेमोरी हम अडल्ट से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो हम जो जैसे बड़े होते हैं, हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन है वो कम होता रहता है, हमारा रिटेंशन लेवल कम हो जाता है, हमारी मेमोरी जो है, इंटेलिजेंस जो है वो कम होती जाती है। लेकिन हमारा जो स्पैटियल मेमोरी है वो बढ़ता है। वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मैंने कल भी जिक्र किया था, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के मुताबिक हमारा जो स्पैटियल मेमोरी है, जो चीज़ों को या स्पेस को देखने वाली मेमोरी है, वो बढ़ती रहती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा रिटेंशन लेवल, स्पैन ऑफ अटेंशन, ये सारी चीज़ें कम होती जाती हैं। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो बच्चे कैसे इंटरनलाइज करते हैं? चीज़ों को लिख के। जो लिखता है, जो रीड करता है, लिखता है, वो ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेता है। इसमें हमारी सेंसरी मोड क्या है जी? टेक्सचुअल इनपुट आउटपुट। हम टेक्स्ट को अपने दिमाग में ले जाते हैं और उसको फिर आउटपुट यानी कि कागज़ के ऊपर लिखते हैं। टूल्स क्या हैं जनाब जी? इसके लिए आपको एसेज लिखवाए जाते हैं, बच्चों से आप ऐसे लिखवा लें, स्टोरीज़ लिखवा लें, बुलेट्स पॉइंट्स में चीज़ें लिखवा लें। ये टूल, टीचिंग टूल इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, क्लासरूम टिप वो क्या कह रहा है कि आप बच्चों को प्रिंटेड हैंडआउट्स दें और नोट टेकिंग का टाइम दें, तो इससे बच्चों का जो रीड राइट लर्निंग वाला जो स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी किनेस्थेटिक लर्नर। किनेस्थेटिक लर्नर हमारे
जो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन क्लासरूम की है उसके अंदर से जो 5% बच्चे हैं ना वो किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। 5%, 65% जो बच्चे हैं वो क्या हैं हमारे, 65% बच्चे हमारे विजुअल लर्नर्स होते हैं, और 5% जो बच्चे हैं वो हमारे किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के जो 30% हैं उनको ऑडिटरी लर्नर्स में और रीड राइट लर्नर्स में ही शामिल किया जाता है। उसमें भी जो हमारा ऑडिटरी लर्नर है उसका शेयर 17% है, और जो दूसरा रीड राइट का लर्नर है उसका शेयर जो है वो 3% का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता होता है वो पेपर में सवालात। अच्छा, किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल शो विद द हैंड होल्डिंग अ ब्लॉक इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। ये शो विद इसका मतलब वो मैंने जो पीछे एक पिक्चर बनाई हुई है उसकी बात कर रहा है। रिलेटेड टू लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्सपीरियंस एंड मूवमेंट। ये वाला जो बच्चा है ये इसको टेक्टाइल लर्नर भी कहा जाता है। ये लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बिलीव कर रहा होता है, यानी कि इसका लर्निंग बाय डूइंग वाला मोड होता है, लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, चीज़ों को करके सीखना। आपने एक नाम सुना होगा, जॉन डेवी। ठीक है, ये नाम याद रखना है। जॉन डेवी साहब की जो फ़िलासफ़ी या साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसको हम लर्निंग बाय डूइंग का कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रैग्मेटिज़म भी है। प्रैग्मेटिज़म का मतलब होता है एक्शन बेस्ड। ठीक है, एक्शन बेस्ड या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बहुत सारे नाम होते हैं एक चीज़ों के। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, ये वो वाले लर्नर्स होते हैं वो जब तक फील्ड ऑन एक्सपीरियंस ना कर लें, या जब तक एक्सपेरिमेंट ना कर लें, या जब तक रोल प्ले ना करें, तब तक इनको चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब इन्होंने पढ़ा भी, इन्होंने चीज़ों को देखा भी, ऑब्ज़र्व भी किया, याद भी किया, लेकिन जब तक ये चीज़ को, जो भी ये चीज़ पढ़ते हैं उसको एक्सपेरिमेंट या रोल प्ले नहीं कर पाते, तब तक ये चीज़ को नहीं सीखते। और ऐसे बच्चों की तादाद बहुत कम होती है। ये 5% के करीब बच्चे हैं आपकी 100% की क्लासरूम के अंदर। ठीक है, इन बच्चों को किनेस्थेटिक लर्नर कहा जाता है। किनेस्थेटिक का मतलब आप लोगों ने लेना है जो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो चीज़ सीखेंगे उसको करेंगे प्रैक्टिकली, जो भी स्टेप। ये ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, ये साइंटिफिक नेचर के बच्चे होते हैं। ये साइंटिफिक दिमाग होता है इनका, रियल लाइफ के ऊपर बिलीव करते हैं, और फिज़िक्स वगैरह या यूनिवर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा सवालात अपने दिमाग में रखते हैं। प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है उसके ऊपर ही ये बिलीव करते हैं। ऐसे लर्नर्स को हम किनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। किनेस्थेटिक लर्नर्स, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, किनेस्थेटिक लर्नर्स आर आल्सो नाउन एज टेक्टाइल लर्नर। इनको टेक्टाइल लर्नर भी कहा जाता है। किनेस्थेटिक लर्नर्स आर आल्सो कॉल्ड टेक्टाइल लर्नर्स। They learn best by doing through hands-on activities, experiments and real life applications. ठीक है, they retain information through muscle memory and physical sensation. through muscle memory का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल, जैसे जैसे मतलब टाइपिंग ही है ना, मुझे आपने बता दिया कि इसके नीचे, इस फिंगर के नीचे ए है, इसके नीचे एस है, इसके नीचे डी है, इसके नीचे एफ है, हो सकता है मुझे याद रह जाए, लेकिन ये जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, तो ये इस चीज़ को, जब तक ये चीज़ इनके मसल्स पे नहीं आएगी, ये उसको रिटेन नहीं करेंगे। तो ऐसे जो लर्नर हैं ये मसल मेमोरी के ऊपर बिलीव करते हैं या फिज़िकल सेंसेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। कौन से लर्नर? जिनको किनेस्थेटिक लर्नर बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो ये एक हमारे पास 4 टाइप्स थी, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और रीड राइट लर्नर, और उसके बाद किनेस्थेटिक लर्नर। अब ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, इसके ऊपर हमें एक थ्योरी भी मिलती है। ये थ्योरी का बस आप लोगों ने नाम याद रखना है। एडगर डेल साहिब हैं, एडगर डेल, इन्होंने थ्योरी जो है वो पेश की है, और इस थ्योरी का नाम है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इसे लर्निंग पिरामिड भी कहा जाता है, और इसे कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये थ्योरी लर्निंग स्टाइल्स को डिफ़ाइन करती है, लर्निंग स्टाइल्स को। तो ये आपने ना सिर्फ नाम याद रखना है एडगर गेल की थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जाता है कि कोन ऑफ लर्निंग या लर्निंग पिरामिड की थ्योरी जो है ये किसने दी है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस या कोन ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी बोला जाता है, लर्निंग पिरामिड भी बोला जाता है। एक्चुअली ये जो थ्योरी है
इसके मुताबिक जो एडगर जेल हैं इन्होंने दो तरह के लर्नर बताए हैं। एक जो एब्स्ट्रैक्ट लर्नर होते हैं और एक कॉन्क्रीट लर्नर होते हैं। ये भी एक लर्निंग स्टाइल है। एडगर गेल की जो थ्योरी है, डेल की जो थ्योरी ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, इसके मुताबिक आपके लर्नर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट लर्नर होते हैं और एक कॉन्क्रीट लर्नर होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लर्नर वो होते हैं जो चीज़ों को, देखें एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट हर वो चीज़ होती है जिसको आप सिंपल विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ों को मतलब वही वाली बात आ गई। सबसे टॉप पे जो है वो हमारा विजुअल लर्नर होता है, सबसे नीचे हमारा जो होता है वो किनेस्थेटिक लर्नर होता है। किनेस्थेटिक लर्नर वो होता है जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, चीज़ों को छू के, टच करके, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, अपनी मसल मेमोरी के थ्रू याद करता है। इसी तरह यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट लर्नर है डेल साहब के मुताबिक एक एब्स्ट्रैक्ट लर्नर है और एक हमारा कॉन्क्रीट लर्नर है, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट लर्नर है ये क्या करता है, ये टेक्स्ट, विजुअल, सिंबल वगैरह के ऊपर रिलाई करता है, पिक्चर्स के ऊपर, ऑडियो रीडिंग्स के ऊपर। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट लर्नर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये जो कोन है ये नीचे इसलिए ज़्यादा बनाई गई है कि जो कॉन्क्रीट लर्नर्स हैं इनको ज़्यादा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस चाहिए होती है और इनका जो रिटेंशन पीरियड होता है कॉन्क्रीट लर्नर का, ये एक्चुअली जो है ना, ये जो कोन नीचे से बेस इसकी ज़्यादा बनाई हुई है, ये रिटेंशन को शो करती है। आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट लर्नर है, जो कॉन्क्रीट लर्नर है या जो किनेस्थेटिक लर्नर हैं, इनकी जो रिटेंशन की पावर है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। पीछे मैंने शुरू में एक टर्म ये बताया था कि हम 75% ऑफ द नॉलेज वी गेन फ्रॉम आवर विजुअल्स, वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, सीइंग। वो नॉलेज गेन करने की परसेंटेज थी, ठीक है। लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का जो सबसे ज़्यादा पीरियड है, जो सबसे ज़्यादा अरसा है, वो कॉन्क्रीट लर्नर्स का है या वो हमारे किनेस्थेटिक लर्नर का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जिस चीज़ को भी याद करने की या सीखने की कोशिश करते हैं वो अपनी मसल मेमोरी के थ्रू डेवलप करते हैं, उसके लिए अपनी मसल मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो जब कोई चीज़ आपके मसल्स के अंदर शामिल हो जाए तो आप बेशक आंखें आपने बंद की हैं, आप बेशक सो रहे हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। होती है ऐसी प्रैक्टिसेस लोगों की। तो ये हमारे पास थ्योरी थी जनाब जी। ये आज का जो टॉपिक है हमारा ये लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर था। अब लर्निंग स्टाइल में ये आपने जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद रखनी है। इम्पल्सिव लर्नर कौन होता है, रिफ्लेक्टिव लर्नर कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। जो लर्निंग स्टाइल है इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और ये मॉडल, इसको वैक मॉडल कहा जाता है। और ये मॉडल किसने दिया था? ये नील फ्लेमिंग ने मॉडल दिया था। और इसमें विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट और किनेस्थेटिक लर्नर हमारा आता है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये जो थ्योरी है एडगर डेल की थ्योरी है, इसको कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, इसको लर्निंग पिरामिड भी कहा जाता है। तो सवाल वो डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि लर्निंग पिरामिड किसने पेश की है। लर्निंग पिरामिड के मुताबिक लर्नर कितनी तरह का होता है? लर्निंग पिरामिड के मुताबिक हमारा जो लर्नर है वो 2 तरह का होता है। एक एब्स्ट्रैक्ट लर्नर होता है, एक हमारा कॉन्क्रीट लर्नर होता है, ठीक है। ये जो राइट साइड पे इसके इधर लिखी हुई हैं ये चीज़ें, ये सोर्सेज हैं। ये जो राइट साइड पे हमारे इस पिरामिड के राइट साइड पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारे वो सोर्सेज हैं जिनसे ये लर्नर्स चीज़ों को, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट है, वर्बल सिंबल्स हैं, मतलब चीज़ों को देख के, फिर पिक्चर्स वगैरह, ऑडियो बुक्स, मोशन पिक्चर्स, एग्जीबिशंस वगैरह, फील्ड ट्रिप्स वगैरह। तो जैसे जैसे नीचे को आते जाएंगे उनका एक्सपेरिमेंट का लेवल, प्रैग्मेटिक लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे वो बताया हुआ है कि ये स्किल्स कौन कौन सी सीख सकते हैं। हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट लर्नर है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता है, इसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, प्रैक्टिकल में ये कुछ नहीं होगा। जो बीच का जो हमारा दरमियान तक
तक आते आते बच्चे उसके पास कोग्निटिव स्किल्स भी होंगी। कोग्निटिव स्किल्स का मतलब वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकता है, उसके ऊपर मज़ीद एनालिसिस कर सकता है, थिंक कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ का जो बच्चा है जिसके पास जो हमारा कॉन्क्रीट लर्नर है, या हम अगर इसको वैक मॉडल में देखें तो ये किनेस्थेटिक लर्नर है, इसके पास जो स्किल डेवलप हो चुकी होंगी वो मोटर स्किल्स एटीट्यूड्स होंगे। ठीक है, मोटर स्किल्स एटीट्यूड का मतलब ये चीज़ों को प्रैक्टिकली कर पाएंगे। यानी कि एक बच्चा उसने सिर्फ ड्राइविंग को सुना, ड्राइविंग के बारे में पढ़ा, और एक बच्चा जो ड्राइविंग कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है, बेतहाशा डिफरेंस है। एक बच्चे के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली गाड़ी को चला रहा है। तो ये दो हमारे डिफरेंट तरह के लर्नर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक लर्निंग स्टाइल्स को पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह अपना जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, और अभी के लिए इतना ही। इसके जो MCQs हैं वो भी मैं आप लोगों को डाल दूँगा। अभी हमारे 2 टॉपिक्स जो हैं वो हो चुके हैं। एक हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हमारे पास कॉग्निटिव, ये 3 डोमेन्स थी। कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव डिफरेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं, और इसके अलावा बच्चों में जो सोशल इमोशनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और फिज़िकल डिफरेंसेस बच्चों के दरमियान में पाए जाते हैं। इसी वजह से क्लासरूम को एक डाइवर्स कल्चर या एक डाइवर्स सोसाइटी भी बोला जाता है। जैसे सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, इसी तरह हमारी जो क्लास है इसमें भी मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो अपने मुख्तलिफ डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक और लर्निंग स्टाइल्स का टॉपिक है, ये थोड़ा सा ड्राई सा टॉपिक था। इसकी वजह ये है कि आई डोंट नो वाई कि उसने शामिल कर दिया यहाँ पे। ये जो मॉडल है किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो टॉपिक है, ये साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज़ को पढ़ने के बाद पढ़ाया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्दो जब भी साइकोलॉजी पढ़ी जाती है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पहले ही पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस बच्चों के दरमियान में पाए जाते हैं, फिर उन्हीं डिफरेंसेस के ऊपर आगे बात करता है। जैसे मैंने कल आपको कॉग्निटिव डोमेन बताई, तो फिर वो पहले कॉग्निटिव डोमेन की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ाता है, फिर हमें इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ाता है, फिर हमें पर्सनैलिटी की बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ाता है। लेकिन इसने उन सारी चीज़ों को स्किप करके डायरेक्टली आपको लर्निंग स्टाइल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के 2 टॉपिक्स जो हैं ये दिए। खैर, इससे बढ़ेंगे हम आगे, और आगे हम देखेंगे कुछ हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं या जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और फिर अगले टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।